द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे परिस्थिति ने नाटो जैसे सैन्य संगठन को जन्म दिया। यूएसए और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध ने अन्य यूरोपीय देशों को भी नाटो की ओर आकर्षित किया। समय के साथ अन्य देशों के साथ भारत की ओर भी नाटो हाथ बढ़ाता दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में फिनलैंड द्वारा नाटो की सदस्यता ग्रहण करने पर बात करेंगे। साथ ही नाटो द्वारा भारत को सदस्यता का ऑफर दिए जाने के विभिन्न पहलुओं पर भी गौर करेंगे। जैसा कि आज आप हमारा टॉपिक देख रहे होंगे, नाटो की फिनलैंड को सदस्यता और भारत को निमंत्रण दिया गया है। यानी कि जो फिनलैंड है यूरोपीय देश, वह एक मेंबर बन गया है नाटो का सैन्य संगठन का, और भारत को भी यह ऑफर खुले तौर पर दिया गया है। उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है ताकि आप सॉल्व करना, उसको अप्रोच करना सीख पाए। रूस की भूमि सीमा निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लगती है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, एस्टोनिया और लातविया। ये 6 नाम हैं। आपको देखना है कि इसमें से आपको जो भी सही विकल्प लगे उसका चयन करना है। अच्छा, इसका जवाब जो है इसी वीडियो में होगा, तो ध्यान से यदि आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप जवाब भी ढूंढ पाएंगे। चलिए सुर्खियों की ओर चलते हैं सीधे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने नाटो की चर्चा की थी। नाटो का मतलब ही होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि उत्तरी अटलांटिक के जो देश हैं, उस एरिया में शामिल जो देश हैं, उनके बीच एक समझौता है। इस पर हम डिटेल से नाटो की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पहले समझ लीजिए कि अखबार की सुर्खियों पर देखेंगे तो 2 तरह की बातें हैं। एक बात तो यह है कि फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बन गया है। यहाँ भी देखेंगे आप, फिनलैंड ज्वाइन नाटो, यहाँ भी फिनलैंड ज्वाइन नाटो एज इट 31वां मेंबर, 31वां सदस्य नाटो का बना है। 30 पहले से देश इस पे जुड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, भारत के लिए ज़रूरत है और यूपीएससी के नज़रिए से ज़रूरत है। आपका जो दूसरा पेपर है उसमें आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ जुड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको गौर से देखना पड़ेगा। नाटोज डोर ओपन फॉर मोर इंगेजमेंट विथ इंडिया। यूएस के द्वारा ये कहा गया है कि जो यदि नाटो की सदस्यता भारत लेना चाहता है तो नाटो के दरवाजे भारत के लिए हमेशा ही खुले हुए हैं। यूएस चाहता है कि भारत नाटो की सदस्यता ले। तो इस तरह की बातें की गई है। अब चलते हैं जरा कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, फिलहाल में यह चर्चा क्यों उभर करके सामने आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, फिनलैंड एक यूरोपीय देश है और यह रूस के साथ एक लंबी सीमा रेखा साझा भी करता है। आप मैप में यहाँ देख रहे होंगे। तो फिनलैंड ने बहुत पहले ही अर्जी दे रखी थी नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, जिस पर लगातार बात किया जा रहा था, और फाइनली फिनलैंड को अप्रूव कर दिया गया नाटो की सदस्यता के लिए, और यह 31वां देश बन गया जो कि नाटो का सदस्य देश अब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, रूस जो है यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ सीमा साझा करता है। यदि इन देशों की सूची देखें, कि हम देखेंगे कि अभी आपको इस मैप से देखेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया को छोड़ के बाकी जो रूस के साथ ये सभी देश हैं, ये सभी नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लिए। तो जब भी नाटो की बात आएगी तो रसिया को प्रॉब्लम होगा ही। अब क्यों होगा, इस पर हम डिटेल से आएंगे, आपको बताएंगे भी। अब इस मैप को सबसे पहले आप देख लीजिए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, फिनलैंड जो है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, नार्वे है, ये सभी जो है इसका नाटो का सदस्य है। अब देखिए करंट नाटो मेंबर्स देख लीजिए, ये नार्वे है तो यह भी मेंबर है। यहाँ ध्यान देना है, यूरोप के बाकी कंट्री हैं और दूसरे 2 कंट्री जो हैं वह उत्तरी अमेरिका का है। एक तो यूएसए ही हो गया यानी कि अमेरिका, और दूसरा कनाडा। उसके अलावा बाकी जो देश हैं वो यूरोप के ही हैं। तो अब इससे पहले यहाँ समझिए, देखिए एक नार्वे हो गया, यहाँ पर देखिए एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड भी यहाँ हो गया। ये सभी जो है, टर्की तक, रोमानिया तक, ये सब जो देख रहे हैं इस कलर से, ब्लू कलर से, ये सभी नाटो के सदस्य देश हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो देश देख रहे हैं, स्वीडन, अच्छा अब फिनलैंड भी है नाटो का सदस्य देश बन गया, अप्रूव हो गया है। तो यह भी रूस के साथ सीमा साझा करता है। कुछ ऐसे देश हैं जो अर्जी दे रखे हैं लंबे समय से कि मुझे भी नाटो का सदस्य बना लिया जाए। जैसे कि स्वीडन ने अर्जी दे रखा है, फिनलैंड ने भी दे रखा था, अप्रूव हो गया। जैसे कि यूक्रेन ने दे रखा है, और इसी मुद्दे पर
रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी हो गया। यानी कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बना करके रसिया को, उसकी अर्थव्यवस्था को डैमेज करना चाहा और पिस गया यूक्रेन। और यूक्रेन यहाँ युद्ध का कारण एक इसलिए बना क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि उसे नाटो की सदस्यता मिल जाए, जो कि रसिया को पसंद नहीं था अपने सामरिक दृष्टिकोण को देखते हुए। यानी कि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन और बेलारूस, यहाँ जॉर्जिया है, ये सभी जो हैं अभी नाटो के सदस्य नहीं हैं। तो रसिया से सीमा साझा करने वाली ये 2-3 कंट्री ही बचते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन नाटो का सदस्य नहीं बन पाया है। इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण है टर्की। टर्की ने क्या किया? स्वीडन की सदस्यता रोक रखी है। यहाँ पर जैसे कि अब जो है फिनलैंड के शामिल होने के बाद 31 देश नाटो में बसते हैं। तो नाटो की एक जो है नियम है, वहाँ लॉ है उस सदस्य देशों का कि उसकी सदस्यता तभी मिलेगी जब उसमें शामिल सभी सदस्य देश नए सदस्य के लिए अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, तो टर्की ने फिनलैंड का भी रोक रखा था, इसने अप्रूव दे दिया तो फिनलैंड भी मेंबर बन गया। यहाँ पे स्वीडन को भी बाकी देशों से अप्रूवल मिल गया है, टर्की से नहीं मिला है। कारण आप जानते होंगे, क्योंकि तुर्की का कहना है कि स्वीडन में जो है कुरान का अपमान किया गया। इस वजह से इसने इसका जो है, चूंकि ये टर्की जो है इस्लामिक कंट्री है और इसने इसकी सदस्यता रोक रखी है, तो इस वजह से ये सदस्य नहीं बन पा रहा है। तो यह तो हो गया नाटो की बात। अब देखिए फिनलैंड की सीमा जो है रूस से लगती है। आप यहाँ देखेंगे तो एक लंबी सीमा रेखा जो है यहाँ से लेकर के पूरा रसिया के साथ यह साझा करता है। ठीक है, जिसके कारण रूस द्वारा फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध किया जाता रहा है। चूंकि अब यहाँ पर मिलिट्री बेस बन जाएगा इसके सभी सदस्य देशों का, फिनलैंड में और यूएसए का खास करके, तो रसिया इसे अपनी संप्रभुता और अपनी जो है सीमा रेखा जो है उस पर खतरा मानता है, इसीलिए रसिया को इससे विरोध भी है। अब समझ लेते हैं कि नाटो है क्या। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक की बात की गई है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, यह जो हिस्सा है, यह पूरा हिस्सा देखिए यूरोप का यह हिस्सा, और यहाँ कहीं नॉर्थ अटलांटिक है। ठीक है, तो इसके जो सदस्य देश हैं यहाँ पर इस दोनों क्षेत्रों के, यहाँ देखेंगे इसके मेंबर हैं। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो यूएसए और कनाडा इसका मेंबर है। उसके बाद यहाँ पर बाकी यूरोपीय देश हैं और अब फिनलैंड भी इसका मेंबर हो गया है। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। अब इन देशों के बीच क्या डील है? देखिए, रक्षात्मक सैन्य संगठन है, एक तरह का है, यानी कि सैन्य संगठन की बात करता है यह, और इसका गठन 1949 में हुआ था। 12 देशों ने मिलकर उस वक्त इसका गठन किया था, यानी कि उस वक्त उसके सदस्य देश हुआ करते थे। इसमें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जो है इसके मुख्य सदस्य देश थे। समय के साथ यह बढ़ता गया और वर्तमान में इस संगठन में 2 उत्तरी अमेरिकी देश, यानी कि अमेरिका और कनाडा जिसकी हमने चर्चा की, और 29 जो है यूरोपीय देश हैं, फिनलैंड को शामिल करने के बाद इसके मेंबर हैं। 2020 में उत्तरी मेसोडोनिया भी इसका 30वां सदस्य बन के आया था। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, यानी कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब यहाँ पर इस मैप को फिर से आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, 1997 के बाद जो है मुख्य रूप से नाटो का विस्तार होता है। देखिए, इसका एक स्टोरी समझ लीजिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यह 1949 में इसका गठन होता है। तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति उपजा था उसको लेकर के यह स्थिति हुआ है। लेकिन 1990 में, जब 1992 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उससे ठीक पहले एक डील था, एक बातें की गई थी कि जहां तक नाटो के सदस्य देश हैं उसके बाद इधर रसिया के तरफ 1 इंच भी नाटो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके बाद यूक्रेन पर जब बात आई तो रूस का विरोध हुआ और वहां पर आप देखेंगे युद्ध की स्थिति बन गई है। यहाँ पुतिन ही नहीं, कोई भी रसिया के प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन के साथ उनका विवाद छिड़ना तय था। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 1997 से पहले जो नाटो है उसमें शामिल देशों की संख्या आप इस तरह का, ये यूरोपीय देशों का बता रहा हूँ, ये कलर आप देख रहे हैं। और 1997 के बाद नाटो में शामिल होने वाले जो यूरोपीय देश हैं उसमें आप देखेंगे रूस के आसपास के जो देश हैं उनकी तेजी से संख्या बढ़ी है, और कुछ देश जो है जो ज्वाइन करने की अर्जी दे रखे हैं, जैसे कि स्वीडन और फिनलैंड को अप्रूवल मिल गया है। अब आगे जरा बात करते हैं, नाटो बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल 1939 से 1945 के बीच, जैसा कि मैंने बात किया कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों में सेना हटाने से इनकार कर दिया था। 2-3 घटनाएं वहां पर सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। एक जो था कि पूर्वी जो यूरोप था वहां पर उसने कहा कि हम
इस एरिया से अपनी मिलिट्री को वापस नहीं बुलाएंगे। दूसरी घटना क्या हुई कि 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया था। कौन? रशियन, ये जो उस वक्त सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के आर्मी ने। उसके बाद क्या हुआ कि ये सभी जो देश हैं, यूरोप के देश और अमेरिका वगैरह, इन्होंने रूस के विस्तारवादी नीति को पहचाना और उससे सशंकित होकर के उसको माकूल जवाब देने के लिए इन्होंने 1949 में नाटो का जो है गठन कर लिया। तो इसकी एक बैक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। नाटो की जो सदस्यता की बात आती है तो वहां पर नाटो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए इसका आप अनुच्छेद 5 समझिए। यदि आप अनुच्छेद 5 को समझ जाते हैं तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसी आर्टिकल में छुपा हुआ है। इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि मान लीजिए 31 देश हैं, ये नाटो है, अब इसमें एक फिनलैंड जोड़िए, 31 देश हो गया। इस 31 देश में से किसी पर भी कोई एक देश अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है, तो यह माना जाएगा कि बाकी के 30 देश पर भी वह देश आक्रमण किया है। तो सभी 31 देश मिलकर के उससे लड़ेंगे। इसको समझाने के लिए ऐसे समझिए कि अभी यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो ऐसा मान के चला जाता कि रूस ने अमेरिका पे भी अटैक कर दिया, रूस ने फ्रांस पे भी किया, ब्रिटेन पे भी किया, तो सभी इसके सदस्य मेंबर रूस से लड़ते। ठीक है, यह एक मोटा मोटी बात हो गई। यानी कि इसमें जो है यह अनुच्छेद सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की बात करता है, वन फॉर ऑल फॉर वन को दर्शाने की बात करता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, नाटो और भारत का क्या संबंध है। आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक की बात की जा रही है, वहां के आसपास के जो देश शामिल हैं उसकी बात की जा रही है। भारत तो उस क्षेत्र में पड़ता ही नहीं, फिर इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, समय के साथ नाटो की सदस्यता जो है उसमें विस्तार होता चला गया है। आप यहां समझ लीजिए एक थ्योरी, नाटो प्लस जो है नाटो प्लस 5, ये 5 देशों का एक ग्रुप है। यानी कि नाटो जो कंट्री, नाटो जो संगठन है उसके साथ 5 देश आप और जोड़ लीजिए। इस 5 देश में जो यूएस के अलाइज हैं उनका नाम है। यानी कि इसमें एक आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड, तीसरा आपका आ जाएगा इजराइल, चौथा आ जाएगा जापान और पांचवा आपका आ जाएगा साउथ कोरिया। ये पांचों देश आप देख लीजिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इजराइल हो, जापान हो और साउथ कोरिया हो, इन सभी का यूएस के साथ बहुत अच्छा पार्टनरशिप है, यूएसए के साथ। ठीक है, तो ये सभी नाटो एक्सटेंडेड फॉर्म मान के चलिए +5 के भी मेंबर हैं। अब यहां समझ लीजिए, तो अगर यहां इंडिया को ऑफर हुआ है तो इंडिया को यह भी नहीं कह रही है यूएसए कि आप डायरेक्ट मेंबर बन जाइए। यानी कि जिस तरह से फिनलैंड अभी मेंबर बना है तो वैसा बनने की जरूरत नहीं है यदि आप नहीं चाहे। आप +5 को बढ़ा करके बात की जा रही है कि क्यों ना इसको +6 कर दिया जाए, भारत भी उसमें शामिल हो जाए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या भारत का महत्व हो गया है वैश्विक राजनीति में, उसको देख लेते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को नाटो में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए, यही एक आप बड़ा प्रश्न उभर करके आया है। देखिए यदि भारत नाटो की सदस्यता लेता है तो इसके दोनों ही अपने अपने पहलू हैं, कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, कुछ वहीं पे नकारात्मक पहलू भी हैं। सकारात्मक पहलू को सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका क्या फायदा होगा। देखिए भारत जो है दोनों ही तरफ से, पश्चिम से भी और उत्तर पूर्वी हिस्सा से भी दुश्मनों से घिरा हुआ है, यानी कि चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। यदि भारत नाटो की सदस्यता ले लेता है तो मान लीजिए कभी चाइना भारत पे आक्रमण करता है या पाकिस्तान करता है तो यह माना जाएगा कि चीन या पाकिस्तान ने भारत के पर तो आक्रमण किया ही, साथ ही यूएसए पर भी किया, साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस पे भी किया, जर्मनी पे भी किया, तो सभी नाटो देश उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक फायदा ये भारत को यहाँ पर होगा ही। सैन्य सामरिक का लाभ भी बनेगा क्योंकि भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन के साथ सैन्य रणनीतिक गठबंधन जो भारत बनाता है उसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, और आतंकवाद से भारत हमेशा ही पीड़ित रहा है, तो यदि नाटो का सदस्य बन जाता है भारत तो निश्चित तौर पर बाकी जितने भी देश हैं उसके सदस्य 31 देश, वह भारत को इसके लिए मदद कर सकते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर भी इसको फायदा मिलेगा। सैन्य संघर्ष की उभरती हुई प्रकृति जो है, खास करके आप चीन की स्थिति को लेकर के देखेंगे और सैन्य
जो प्रौद्योगिकी वगैरह है, आज उसकी टेक्नोलॉजी की भूमिका मिलिट्री में बढ़ते जा रही है। तो जो पश्चिमी देश हैं, यूएसए है, चाहे वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, मिसाइल्स हैं, उसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। इस तरह की और भी कई फ़ायदे थोड़े बहुत भारत को मिल सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा भारत को झेलना पड़ सकता है। नुकसान क्या-क्या हो सकता है, नकारात्मक पक्ष क्या हैं, उसको ज़रा समझ लीजिए। अगर नुकसान की बात करेंगे तो 3-4 पहलू मैं आपको बताऊँ, तो एक तो जो बात है वो है कि यह टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए। अगर मैं एक मैप से आपको बताऊं, भारत की स्थिति को दिखाऊं, अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि यह जो ट्रीटी है ये अटलांटिक ओशियन है और ये नॉर्थ का हिस्सा हो गया पूरा, ठीक है। तो इसके आसपास के देशों का संगठन है। अब जरा भारत को देख लीजिए, भारत कहाँ पड़ता है, ये इसका है, भारत का लोकेशन है, यहाँ पर पड़ जाता है। अब जरा यहाँ देखिए, ये है इंडियन ओशियन। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक पड़ जाता है और इंडियन ओशियन, तो भारत की अवस्थिति जो है वह काफी दूर है, ठीक है। तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, भारत उससे ही काफी अलग हो जाता है। दूसरी एक बात है कि यह है गुट निरपेक्षता की बात। भारत जो है गुट निरपेक्ष का नेतृत्व करता रहा है, यानी कि भारत शुरू से ही अपने आजादी के बाद से ही किसी भी एक गुट में शामिल नहीं हुआ है। ना तो उस वक्त वह शीत युद्ध के समय में भी भारत ना ही यूएसए के साथ गया, ना ही समाजवादी या साम्यवादी बात करने वाले सोवियत संघ के साथ गया। उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि वर्तमान समय में देखेंगे तो भारत कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा विमुख जरूर दिखता है, लेकिन वह अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, भारत की अभी की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो वो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उसमें यह कहेंगे कि भारत अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वह किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। वह रसिया के साथ भी संबंध बना रहा है, चीन के साथ भी अपना संबंध उसका है, वहीं यूएसए के साथ भी उसका संबंध है, वहीं आसियान कंट्री के साथ भी संबंध है। तो भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने संबंध आज बनाता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात अगर यहां मैं रखूं तो संप्रभुता की बात आएगी। संप्रभुता की बात आएगी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि भारत अपने तमाम फैसले सैन्य के हों चाहे आंतरिक मामले को हों, खुद के आधार पर लेता है, उसमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता है। अब भारत नाटो का सदस्य बन जाता है तो यह जो 31 देश हैं, भारत की भूमि को मिलिट्री बेस बना लेंगे, यहाँ पर इनका मिलिट्री बेस भी हो जाएगा। यह भारत को कतई पसंद नहीं होगा। उसकी संप्रभुता पर, उसके जो आंतरिक मसले हैं उस पर दखल अंदाजी बढ़ने की संभावना हो सकती है। चौथी बात है आत्मनिर्भरता की। भारत को आज के समय में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और भारत है भी। हमें क्या जरूरत है कि हमारे लिए डेनमार्क लड़े। अब सीरियसली सोच के देखिए, भारत को पाकिस्तान से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो क्या डेनमार्क की सैनिक आएगी हमारे लिए लड़ने के लिए? भारत की जो मिलिट्री है दुनिया की 4th पावरफुल मिलिट्री अपने आप में ही है। भारत का जो नेवी है वर्ल्ड का 3rd मोस्ट पावरफुल नेवी है। तो हमारे लिए क्या डेनमार्क लड़ेगा? हमारे लिए फिनलैंड की इतनी छोटी सी आर्मी लड़ेगी? पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे लिए लड़ भी ले तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर इन पर आक्रमण होता है तो हमें बेवजह यहाँ जाना पड़ेगा। हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। मान लीजिए कल को नॉर्वे और फिनलैंड में झगड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ फिनलैंड और रसिया में हो जाए, तो हमें फिनलैंड की तरफ से, यदि हम नाटो में सदस्य बन जाते हैं तो फिनलैंड की ओर से रसिया से लड़ना पड़ेगा। अब रसिया से कोई झगड़ा हमारा है ही नहीं, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, जबकि रसिया हमारा सदाबहार मित्र रहा है, ठीक है। तो बेवजह भारत की जो आर्मी है, भारत का जो पोटेंशियल है, पूरी दुनिया में घिसता चला जाएगा, हम परेशान होते चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये नाटो की सदस्यता जो हमारे लिए है, अगर मैं इकोनॉमी की भाषा में कहूँ तो हमारे लिए ये एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। हमें इससे फायदे कम है, नुकसान काफी ज्यादा है। तो इन कुछ बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या मसला उभर के सामने आया है। वहीं अगर नुकसान की बात मैं करूं तो मैं रसिया का एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा। रसिया ने हाल फिलहाल में अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप रशियन वेबसाइट पे जाके देखेंगे, उसके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां पे है ये, उसने बताया है कि यदि इंडिया अनफ्रेंडली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप होता है, उसमें शामिल होता है, तो रसिया एक बैरियर का काम करेगी, रसिया भी एक्शन लेगी। यह अपने आप में रसिया द्वारा दिया गया हालिया कुछ वर्षों में बहुत प्रमुख बयान है, जो कि भारत और रूस की मित्रता सदाबहार रही है। हमारा जो है पीपुल्स टू पीपुल कनेक्शन है।
आप देखेंगे भारत और रसिया का रूट एक है, समाजवाद का रूट है, वहां से हम मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े हैं। इसीलिए किसी भी हाल में भारत रसिया टकराना नहीं चाहेगा। दूसरी बार अगर सैन्य व्यवस्था की बात करें तो भारत जो है डिफेंस का अपना जितना भी, चूंकि आप जानते हैं हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, खरीदते हैं, तो भारत जो है अपने जो रक्षा जरूरतों की चीजें खरीदता है वो रसिया से ज्यादा लेता है। सबमरीन को ही ले लीजिए, हम रसिया से ज्यादा लिए हैं, ठीक है। तो अब इस स्थिति में हम कभी नहीं चाहेंगे कि रूस से हमारा संबंध खराब हो जाए। गैस हो, तेल हो, रसिया के साथ हम अब संबंध बढ़ा रहे हैं। तो इस दौर में हम रसिया से दुश्मनी की कीमत पे कतई नहीं चाहेंगे कि हमें नाटो या किसी चीज की सदस्यता लेने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न संघर्षों में शामिल होना पड़ेगा और भारतीय सैनिक बेवजह इन सब चीजों से परेशान होते रहेंगे। तब जरूरत है इस बात को भी समझने की कि आखिर पूरे एशिया में भारत को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है। इसका कारण है भारत की जो भू राजनीतिक परिस्थिति है, उसको समझ लीजिए, थोड़ा सा मामला अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ समझना है कि सिर्फ भारत ही नहीं, जैसे कि P5 कंट्री की बात मैंने की, तो P5 में ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के दो हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, लेकिन उसके अलावा देखेंगे तो इजराइल हो जाता है और जापान और कोरिया हो जाता है। ये तीनों एशिया में ही पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत का अपना एक अलग महत्व है। भारत का जो महत्व है वो इंडियन ओशियन लेकर के है, और इंडियन पैसिफिक ओशियन को पूरा अगर आप कर लें तब भारत का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। दो तीन चीजों से, कि क्या अमेरिका चाह रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को एक मोहरा बनाए, यहां सोचने की जरूरत है। जैसे चाइना ने रसिया को काउंटर करने के लिए यूक्रेन को एक मोहरा बनाया और यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो गया, ठीक है। तो क्या ऐसा करने की कोशिश की जा रही है? तो वहां भारत को ध्यान देना पड़ेगा। और अभी तक भारत का जो अप्रोच है वह काफी मैच्योर फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। दूसरी बात यहां समझिए, सैनिक व्यवस्था को लेकर के तो है ही, यहां पर इंडियन ओशियन का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक समय जब था यूरोप का प्रभाव यहां काफी था, ठीक है। जब ब्रिटिश शासन इधर हुआ करता था तो फ्रांस का और ब्रिटेन का काफी दबदबा हुआ करता था इंडियन ओशियन में। लेकिन वक्त के साथ ये बातें बदल गई। अब भारत अपने आप में यहाँ एक महाशक्ति हो गया है दक्षिण एशिया में। लेकिन यहाँ से पकड़ जो है छूटता जा रहा है किसका? यूएसए का, क्योंकि चीन का महत्व इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अगर श्रीलंका की हमन टोटा की बात करें, पाकिस्तान का यहाँ ग्वादर की बात करें, इन सब जगह पर चीन का महत्व बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, म्यांमार में बढ़ता जा रहा है, यहाँ दक्षिण चाइना सी में उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे यूएसए परेशान हो रहा है। दूसरी बात यहां पर देखिए, यह जो पूरा एरिया है विश्व व्यापार का यह बड़ा क्षेत्र है, यानी कि समुद्री जहाज जो यहां से होकर के निकलते हैं, इसका विश्व में जो व्यापार होता है उसका तकरीबन 50% व्यापार इन्हीं मार्गों से होकर के जाता है, ठीक है। यहां मलक्का जलसंधि से होते हुए फिर साउथ चाइना सी होते हुए चाइना यहां पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो यहां पर मिलिट्री बेस बनेगा, यहां के नेवी का उपयोग कर पाएंगे यूएसए और बाकी देश, तो चाइना पे नजर रखना आसान हो जाएगा। तो भारत नहीं चाहेगा कि किसी का मोहरा हम बने, हम क्यों यूएसए हमारे कंधे पर बंदूक रख करके चलाए। तो भारत अपनी संप्रभुता का ध्यान रखेगा, अपनी जो है आत्मनिर्भरता का ध्यान रखते हुए इससे बचता चला जाएगा। ये सब तो हो गई कुछ बातें, लेकिन अब देखते हैं कि क्या भारत यदि इसका मेंबर नहीं है तो क्या भारत को इससे अभी क्या नुकसान हो रहा है, या अल्टरनेटिव इसकी कुछ व्यवस्था है भारत के लिए, इस वजह से भारत उधर इतना बड़ा ऑफर की तरफ भारत ध्यान ही नहीं दे रहा है। जरा देख लेते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के मध्य कुछ सैन्य समझौते पहले ही हो रखे हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। देखिए, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट ये एक समझौता है, 2002 में हुआ था। सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा दी गई थी। 1999 में जब कारगिल वार हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, तब यह एग्रीमेंट नहीं हुआ था, जिसका हमें थोड़ा सा नुकसान भी उस वक्त झेलना पड़ा। हालांकि हमने कारगिल वार जीत लिया, लेकिन उसके बाद 2002 में थोड़ी सी स्थिति बदली और भारत और यूएसए का संबंध थोड़ा सा अच्छा हुआ। उसके बाद यह एग्रीमेंट जो है उस वक्त किया गया था। इसमें यह एग्रीमेंट जो है यह बताता है कि दोनों ही देश सैन्य खुफिया जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। नाटो के भी सदस्य देश ये आपस में किया करते हैं, ठीक है। सभी एग्रीमेंट के साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि नाटो में क्या हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि अरे नाटो की तो जरूरत है ही नहीं भारत को। एक चीज तो ये हो गया, 2016 में एक एग्रीमेंट होता है और यह एग्रीमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेमुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई जहाज वगैरह खराब हो जाता है तो मरम्मत की बात की जाएगी, ईंधन खत्म हो जाता है तो आपूर्ति की बात की जाएगी। यहां ध्यान रखना है, क्या नाटो का आर्टिकल 5 यही कहता है? गौर से समझिए,
नाटो का आर्टिकल 5 ही सबसे महत्वपूर्ण है और वो कहता है कि सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेगा एक दूसरे देशों के साथ। तो उसमें 31 देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का मतलब इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेमुआ के तहत जो यूएसए है और इंडिया का ऑलरेडी जो है समझौता हो रखा है, यानी कि अमेरिका जो है भारत के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है और भारत जो है अमेरिका के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। तो मामला तो वही है, नाटो का आर्टिकल 5 कह रहा है, तो भारत को फिर जरूरत क्या है इन चीजों की। दूसरी बात, कोमकाशा की बात लीजिए। जिस तरह से मैंने कहा लेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार कोमकाशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो ट्रीटी है आपको ध्यान रखना चाहिए निश्चित तौर पर। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में 2+2 संवाद के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए। 2+2 संवाद में देखेंगे तो रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ये सब आपस में बातचीत करते हैं, विभिन्न मुद्दों को बैठ करके सुलझा लेते हैं दोनों ही देशों के, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा 2+2 डायलॉग चलता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। प्रशिक्षण अभ्यास और संचालन के दौरान दो देशों के बीच संचार विनिमय को साझा करने की बात भी कोमकासा के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत और यूएस के साथ और क्या क्या एग्रीमेंट है उसको समझ लीजिए। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात की गई बेका की। 27 अक्टूबर 2020 को दोनों देशों के बीच भू स्थानिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। नाटो में भी ये सब होता ही है। अब समझिए, ये समझौता बिगड़ते अमेरिका चीन संबंध और गलवान घाटी में जब चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे उस दौरान में यह किया गया था, तो इसका काफी महत्वपूर्ण एक जो महत्व हो जाता है। क्वाड की चर्चा तो आप सब जानते ही हैं। क्वाड में जो है 4 देश हैं, एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया यूएसए, तीसरा हो गया जापान और चौथा हो गया इंडिया। तो ये चारों तो इसके देश हैं ही, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा यूएसए ऑलरेडी नाटो में है, जापान और ऑस्ट्रेलिया नाटो +5 में है और इंडिया को वहां लाना चाह रहे हैं, तो ये सब तो ऑलरेडी हैं ही कहीं ना कहीं से जुड़े हुए और इंडिया ही गया। तो चीन को अगर घेरने की बात की जा रही है तो क्वाड तो और कुछ है ही नहीं। दरअसल चीन को घेरने की एक रणनीति है, भले ही ये दोनों माने ना माने, परिस्थिति तो यही है। तो जब इतनी सारी सुविधाएं हैं ही, इतना ज्यादा एग्रीमेंट हम बायलैटरल लेवल पर कर ही चुके हैं, तो फिर भारत को बेवजह नाटो जैसे संगठन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और भारत पड़ भी नहीं रहा है। और उसमें भी जब रसिया से आपको मतलब दुश्मनी उठानी पड़ सकती है या आपकी जो मित्रता है वह खोना पड़ सकता है, उस कीमत पे तो कतई नहीं। चलिए अब उस प्रश्न की ओर चलते हैं जिस प्रश्न पे हमने बात किया था, कि वह प्रश्न अब आप देख पाएंगे कि रूस की जो भूमि सीमा है वह किन किन देशों से मिलती है। नॉर्वे की बात की हमने, मोल्डोवा की बात की, फिनलैंड की बात की, एस्टोनिया की बात की, स्लोवाकिया की बात की और लात्विया की बात की। तो यह जो विकल्प है ABCD, आपको चयन करना है कि सही विकल्प कौन सा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप में से अधिकांशतः लोग कमेंट करके सही जवाब दे भी रहे हैं और कुछ लोगों से गलती हो जा रहा है, तो एक दो बार वीडियो को अगर आप देखिए। और खास करके यूपीएससी के लिए इस तरह का प्रश्न बहुत फेवरेट होता है कि वो पूछते हैं कि सीमा रेखा किन किन से मिलता हुआ है। मैप आधारित प्रश्नों के लिए यूपीएससी जानी जाती है और इसमें गलती होने की संभावना भी रहती है, खास करके जब यूरोप के छोटे छोटे देश रहें तब तो और भी हो जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए और कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब आप हम तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा जो लेक्चर है आपके पठन पाठन को सहायक बनाने में सिद्ध साबित होगा। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।